अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने यहाँ से देखा था द मिरर्स ब्रेक्स टाइप इंडिकेटर एमबीटीआई इंडिकेटर थे। तो आज की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे, वीडियो लेक्चर्स, और जो भी इंस्ट्रक्शंस है मेरी उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने देखा था आज के लेक्चर में। और ये जो इंडिकेटर है एमबीटीआई बेसिकली आपके सामने विजिबल है स्क्रीन पे कि पर्सनालिटी टेस्ट एट टैप फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है जो कि अक्सर साइकेट्रिस्ट भी करते हैं, साइकोलॉजी के डोमेन को ये बिलोंग कर रहा है। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, शुरू के स्लाइड्स पे भी देखा था कि ये कोर्स जो है वो किन किन डोमेन्स को बिलोंग करेगा, हमने इसको बड़ा डिटेल में स्टडी किया था। तो आप ये देखें जो पर्सनालिटी टाइप्स इसने बताई हैं, ये एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट है, ई और आई। यानी एक्सट्रोवर्ट वो लोग जो कि सोशलाइज करते हैं, इंट्रोवर्ट जो नहीं करते सोशलाइज। सेंसिंग इंट्यूटिव सेंसिंग जो हर चीज़ के सेंस कर लेते हैं, इंट्यूटिव जो जिसकी सिक्स सेंस वगैरह काम करती है, यानी अंदर की आवाज़ जिसे कहते हैं ना कि यार एक मुझे इंट्यूशन आ रही है या मेरी दिल बोल रहा है या अंदर की आवाज़ सिक्स सेंस उसको आती हैं चीज़ें। थिंकिंग सोच विचार करने वाले, फीलिंग महसूस करने वाले, जजिंग जजमेंटल होते हैं कुछ लोग, एक सिचुएशन से एक जजमेंट ऑब्जर्व करते हैं, प्रिसीविंग वक्त से पहले किसी चीज़ के बारे में राय कायम करना। ठीक है जी। अब हम आगे की तरफ देखते हैं तो MBTI मिरर्स ब्रेक 16 प्राइमरी ट्रेड्स हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं 16 के 16 ट्रेड इस वक्त स्क्रीन के सामने, स्क्रीन पे आपके सामने जो है ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको ज़रा आप देख लें। देखिए रिजर्व वर्सेस आउटगोइंग, कुछ लोग होते हैं जो रिजर्व होते हैं, ठीक है, वो किसी से बात नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो सोशलाइज करते हैं, आउटगोइंग। तो ये अपोजिट लिखे हुए हैं, लेस इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, बहुत आसान। अफेक्टिव बाय फीलिंग्स, इमोशनली स्टेबल, वो लोग जो EQ जिनका अच्छा होता है, इमोशनली स्टेबल है, गुस्सा नहीं आता, जज्बात पे काबू रखते हैं वगैरह वगैरह। सबमिसिव जिसको आप दबा दें, डोमिनेंट जो वो होते हैं। इसी तरीके से आप देखें ये बड़े आसान से 16 के 16 यहाँ पे लिखे हुए हैं जो पर्सनालिटी ट्रेड्स में आते हैं, और ये सारे के सारे MBTI ट्रेड्स इंडिकेटर हैं। तो बुक में ये आपके मौजूद है और ये जो चार्ट लिया गया है ये बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये आपके सामने है 16 के 16 करेक्टरिस्टिक्स। देखिए इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं इसलिए हम इसको दोबारा नहीं छेड़ेंगे। सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ मॉनिटरिंग की बात कर लेते हैं कि सेल्फ स्टीम क्या होती है। ये आपको याद होगा हमने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में पढ़ा था कि सेल्फ स्टीम क्या होती है कि इंडिविजुअल डिग्री ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है वो देमसेल्व्स की, एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपने आप को यानी कि लाइक करे या डिसलाइक करे। फॉर एग्जांपल मैं अगर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई बड़ा स्कॉलर बनने के बाद या प्रोफेशन में लाइक अपना जैसे क्रिकेट है या फुटबॉल है, जावेद मियादाद, इमरान खान, वसीम अकरम, हमारे जो लेजेंड्स हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो सबसे पहले मतलब लेजेंड हैं, ये सारे सेल्फ स्टीम पे फाइज हैं, ठीक है, सारे सेल्फ स्टीम के ऊपर हैं। यानी कि इनका ये है कि इंडिविजुअल डिग्री ऑफ लाइकिंग, आप देखें कि इनकी डिग्री ऑफ लाइकिंग कम है या ज़्यादा है, खुद आप बताएं। तो सेल्फ स्टीम में इस तरह से डिफाइन होती है कि एक इंडिविजुअल की डिग्री ऑफ लाइकिंग या डिसलाइकिंग के वो किस हद तक खुद को वो करता है। सेल्फ मॉनिटरिंग, अ पर्सनैलिटी ट्रेट दैट मेजर्स एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एडजस्ट हिज और हर बिहेवियर। यानी देखो मॉनिटर करना किसको कहते हैं, क्या मॉनिटर कर रहे हैं, तो सेल्फ मॉनिटरिंग आपकी चल रही है, ठीक है। एक तो ये भी क्या है, एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसके थ्रू मेजर किया जाता है। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि रिस्क टेकिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और रिस्क टेकिंग में दो किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ता जब तक वो रिस्क नहीं लेता, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इट्स ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग, जो कोर्स है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और वो उसमें सारा रिस्क टेकिंग ही है। अच्छा अब आप ये देखें कि हाई रिस्क टेकिंग मैनेजर्स, यानी कि वो हाई रिस्क टेकिंग मैनेजर्स कौन होते हैं, जो कि क्विक डिसीजंस लेते हैं, लेस इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, ऑपरेट इन स्मॉलर और एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है। लो रिस्क टेकिंग मैनेजर उसके अपोजिट होते हैं, स्लोअर डिसीजन मेकिंग होती है, इन्फॉर्मेशन कम होती है, सब आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी। टाइप ए टाइप बी के लोग ये हम जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके ऊपर हम दोबारा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा प्रोएक्टिव पर्सनालिटी के ऊपर देख लेते हैं। पर्सनालिटी टाइप्स यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें जो सबसे पहली टाइप है हमारे पास प्रोएक्टिव पर्सनालिटी है। देखो एक होता है एक्टिव और एक होता है प्रोएक्टिव। एक्टिव क्या है कि भाई असाइनमेंट मिला, मिड आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। प्रोएक्टिव क्या है,
कि यार वक्त से पहले चीज़ों को फोरकास्ट करके उसको या परसीव करके उसकी तैयारी शुरू कर देना, जैसे बंदा आपके सामने, ठीक है। तो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोएक्टिव लोग मांग रही हैं, एक्टिव नहीं मांग रही, प्रोएक्टिव मांग रही हैं, क्योंकि डेडलाइंस उनको मीट करनी है। अगर डेडलाइन मीट नहीं होगी तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा नंबर ले जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, शो इनिशिएटिव, टेक एक्शन, प्रिजर्व्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शन प्रिजर्व्स करते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन द एनवायरनमेंट रिगार्डलेस और इवन इन द स्पाइट ऑफ कंस्ट्रेंट और ऑब्स्टिकल, ठीक है। यानी पॉजिटिव चेंज एनवायरनमेंट में लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये स्लाइड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ के बारे में बताया गया और वैल्यूज़ को हम थ्रू आउट द कोर्स ही डिस्कस करते रहे, लेकिन आप देखें अब उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन जो है या बुक की डेफिनेशन इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है कि वैल्यू होती क्या है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर वैल्यू की डेफिनेशन है क्या, या वैल्यू व्हाट इज़ वैल्यू, या बुक की ऑफिशियल डेफिनेशन है क्या। तो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने इसको देख लेते हैं। Basic convictions that a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end state of existence, ठीक है। काफ़ी मुश्किल आपको ऐसा लग रहा है कि लैंग्वेज लिखी है वैसे इंग्लिश ही, लेकिन आपको लग रहा है मुश्किल है। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में, कि देखो हर चीज़ के एक नॉर्म्स होते हैं, हर सोसाइटी में, हर माशरे में, और हर इंसान के भी नॉर्म्स होते हैं। मेरे पास आओगे, मेरे अपने एक नॉर्म्स हैं, बात करने का तरीका है, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका है, कोई केस आए स्टूडेंट को उसको हैंडल करने का तरीका, बेसिक क्या कह रहे हैं, बेसिक नॉर्म्स, कन्विक्शन। एक स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट है जिसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ाब्ते इखलाक, उर्दू में कहते हैं ज़ाब्ते इखलाक, इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट या मोड ऑफ कंडक्ट। आप देख लो कि यार चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं, कैसे कैरी आउट करना है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। जैसे रमज़ान है, अब रमज़ान में हमारी क्या वैल्यूज़ होती हैं, ऑब्वियसली रिलीजियस वैल्यूज़ हमारी बढ़ जाती हैं, ज़कात दो, खैरात दो, फ़ितरे दो, नमाज तरावी, ये रिलीजियस वैल्यूज़ हैं। मोरल वैल्यूज़ हमारी अखलाकियात में आ जाती हैं, सोशल वैल्यूज़ जो सोसाइटी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो ज़िंदगी है बेटा, ये सारी की सारी वैल्यूज़ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो वो क्या कह रहा है, ऑथर क्या कह रहे हैं, बड़ी मुश्किल लफ्ज़ों में लिख रहे हैं, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि बेसिक कन्विक्शंस हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट या एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के, यार आप एग्जिस्ट जो आप कर रहे हो, जैसे मेरा एक वजूद है, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक वैल्यू सिस्टम को लेके चल भी रहा हूँ, उस वैल्यू सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, उनकी वैल्यूज़ को मैं मान रहा हूँ। वो वैल्यूज़ मेरी अखलाकियात भी हो सकती है, मेरी मजहबी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म्स वगैरह वगैरह, ठीक है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें आती हैं, मजहब भी आता है, नॉर्म्स भी आती हैं सारी। वेस्ट की सोसाइटी में चले जाओगे, वहाँ की वैल्यूज़ कुछ और हैं, डिफरेंट करती हैं ना वैल्यूज़। आगे चलते हैं सोशली प्रेफरेबल, यानी कि वो चीज़ें जो एक्सेप्टेबल हो। अब मिसाल के तौर पे चोरी करना, डकैती करना, ये कोई वैल्यू नहीं है। आप बोलोगे नहीं यार ये वैल्यू सर क्यों नहीं है, तो भाई ये कोई सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, मुझे बताओ। नहीं है कि कोई चोरी करे या डकैती करे या किसी का कत्ल करे खुदा ना खास्ता, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल तो नहीं है, ना रिलीजियसली एक्सेप्टेबल है ना सोशल। तो वैल्यू का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपने एक कानून दे दिया। कानून जो है वो माशरे को और अखलाकियात के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता, कानून की बालादस्ती पहले नंबर पे, लेकिन जो कानून कहता है वो कन्फर्म होना चाहिए आपकी अखलाकी वैल्यूज से और आपकी माशरती वैल्यूज से, यानी सोशल और रिलीजियस और मोरल वैल्यूज एंड इनफैक्ट इथिकल वैल्यूज से साथ साथ उसके चलना चाहिए, ठीक है। तो सोशली प्रेफरेबल टू एन अपोजिट और कन्वर्स मोड ऑफ कंडक्ट, और एंड ये लिखा हुआ है मोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि वो प्रेफरेबल होना चाहिए, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे एक ऐसी चीज़, और वो मोड ऑफ कंडक्ट हो या कोड ऑफ कंडक्ट हो, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए ये है। तो ये बड़ी मुश्किल से डेफिनेशन इस वक्त आपको लग रही होगी, इसको आसान लफ्ज़ों में मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, वैल्यू उसको कहते हैं जो कि एक इस बेसिक कन्विक्शन है, बेसिक नॉर्म है किसी भी माशरे के अंदर, लेकिन वो एक्सेप्टेबल हो। मतलब ये नहीं कि चोरी डकैती करना कोई वैल्यू है, हाँ दूसरों की मदद करना एक वैल्यू है हमारा। और इस्लामिक सिस्टम है, इसमें काफ़ी सारे इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, ईद बकरीद की वैल्यूज़ हैं, कोई घर आए तो हम उसको चाय वगैरह ऑफर करते हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अब नीचे आओ तो ये देखो वैल्यू सिस्टम, अ हायरार्की बेस्ड ऑन अ रैंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी। अब वैल्यू सिस्टम क्या है, एक सिस्टम क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक चलता है, यानी ऊपर हायर अथॉरिटीज होती हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके अबाव अजदाद, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू नीचे ट्रांसफर होती है। तो एक हायरार्की सिस्टम है जो कि ऊपर से नीचे तक आपका आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखो यार कुछ वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि वैल्यूज़ हमें ज़िंदगी में क्यों चाहिए। प्रोवाइडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड, आपको याद है मैंने एक पिरामिड डिस्कस किया था जिसमें नीचे वैल्यूज़ आ रही थी, बिलीव्स आ रहा, तो मैंने कहा था कि इस पिरामिड को मज़ीद हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो देखिए बुक के अंदर ये चीज़ें आ गई कि प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग करता है, एटीट्यूड है, मोटिवेशन है, बिहेवियर है, इन्फ्लुएंस अवर परसेप्शन, हमारा परसेप्शन यानी जो देखने चीज़ों को समझने का ज़ाविया होता है उसको चेंज करता है, सही और गलत में तमीज़ सिखाता है, बिहेवियर और आउटकम्स को प्रेफर करता है। तो ये वैल्यू का जो है वो समझ लो इम्पोर्टेंस है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज की क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। टर्मिनल वैल्यूज, टर्मिनल वैल्यूज कौन सी होती हैं? जो डिजायरेबल एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के भाई आपकी जो है वो आपका आप जिसे एंड स्टेट किसको कहेंगे, मैं कैसे समझाऊं? एंड स्टेट कहेंगे जब आप किसी भी काम को मुकम्मल करके आखिर में डिलीवर कर रहे हो तो समझ लो वो उसकी एंड स्टेट होती है। और उसमें क्या डिजायर है, जैसे FIP है। अब FIP की क्या डिजायरेबल स्टेट है कि तुम अपना प्रोजेक्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट, ये सारी चीजें मुकम्मल कर लो। CSP है, CSP की क्या एंड स्टेट है कि तुम अपनी रिपोर्ट, सर्वे फॉर्म वगैरह वगैरह जो भी बात हो चुकी है पहले वो सब मुकम्मल कर लो, तो डिजायरेबल एंड स्टेट है। ये समझ आ गई पहले कि एंड स्टेट है क्या। द गोल दैट अ पर्सन वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। तो टर्मिनल वैल्यूज, टर्मिनल का क्या मतलब है? आखिर, फाइनल, जिसको टर्मिनेट करना कहते हैं। टर्मिनेट से आया ये टर्मिनल। टर्मिनेट का क्या मतलब है? जब फाइनल हो जाए, आखिरी, बिल्कुल आखिरी फुल स्टॉप, आखिरी चीज। तो आखिरी स्टेज के ऊपर जो वैल्यू होती है या जो चीज़ आपकी डिज़ायर्स होती हैं कि यार मेरी डिग्री हो जाए, ये तुम्हारी टर्मिनल वैल्यू है। सो जो तुम अपनी डिग्री की कंप्लीशन कर रहे हो, ये तुम्हारी क्या होगी? टर्मिनल वैल्यू, कि ये वो गोल है जिसको तुम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करना चाह रहे हो। समझ आई बात? आगे चलते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, प्रेफरेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर और मीन्स ऑफ चेंजिंग वंस टर्मिनल वैल्यूज। ये मोड ऑफ बिहेवियर है, ये मीन्स है कि एक बंदे की आप दूसरी टर्मिनल वैल्यू को चेंज कर रहे हो। ठीक है, ये देखो अब ये मिसालें दी गई हैं टर्मिनल वैल्यूज की, कितनी सारी मिसालें दी गई हैं। अब आप इसको आराम से घर बैठ के देख सकते हो। ये स्क्रीन इस वक्त आपके सामने, आप इसको देखो। अ कंफर्टेबल लाइफ, एक मुझे खुशगवार जिंदगी मिले, प्रोस्पेरस लाइफ, ठीक है, ये मेरी टर्मिनल वैल्यूज है, यानी ये मेरा मकसद है जिंदगी का। एन एक्साइटिंग लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो कि बोरिंग ना हो, उसमें फन हो, चलो ये सारी चीज़ें। अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, यार मैं इंजीनियर बन गया, मैंने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, यही सेंस है अचीवमेंट की, अकम्पलिशमेंट की। इसी तरीके से फैमिली सिक्योरिटी, याद है मैंने आपको मैस्लोज हायरार्की में बताया था कि जो सबसे बेसिक चीज़ है वो आपकी सिक्योरिटी है, फ्रीडम, हैप्पीनेस और वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी जो है वो टर्मिनल वैल्यूज़ हैं। आप देखो, या आप अपने माशरे के अंदर क्या ये चीज़ें नहीं देख रहे होते? मुझे बताओ जो इस यहाँ पे बुक में लिखी है सामने, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई हैं, बुक से एक्सट्रैक्ट की गई हैं। और यहाँ देखो ये सोर्स है, बुक जो है वो रिसर्च बेस है, और ये सोर्स है जहाँ से ये न्यूयॉर्क द फ्री प्रेस, ये इस जो है जगह से ये ली गई है। ठीक है, तो ये सारी सोर्सेज आप इस वक्त आपके सामने हैं स्क्रीन के ऊपर के, ये जो भी वैल्यूज हैं ये रिसर्च बेस्ड बुक है, उसकी सोर्स यहाँ पर है। ये जर्नल का नाम लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क द फ्री प्रेस। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें ली गई हैं और ये वैल्यूज इस वक्त आपके सामने, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेम इसी तरीके से देखें, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं। एम्बिशियस होना, ठीक है, कि मैं बड़ा एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग है, ब्रॉड माइंडेड, ओपन, ये मेरी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। जैसे मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार मैं एक ओपन माइंडेड बंदा हूँ, ब्रॉड, तो ये मैं अपनी वैल्यू बता रहा होता हूँ कि मेरी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। केपेबल हूँ, आप कॉम्पिटेंट हैं, इफेक्टिव हैं, चेयरफुल हैं, साफ सुथरे हैं, करेजियस हैं, फॉरगिविंग है, लोगों को माफ करने वाले हैं, ऑनेस्ट है, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी देखो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो ये क्या इंसान में नहीं होती? तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि दोबारा रिपीट करूंगा, इस कोर्स को अगर आप संजीदगी से लेते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा काम आने वाला मैं समझता हूँ कि यही कोर्स है आपके, जो सबसे ज़्यादा काम आएगा। और आप ये देखें कि यह आपके इंटरनल से, यानी अपने आप से अगर आप शुरू करें, फिर अपनी फैमिली, अपने घर, उसके बाद घर से बाहर निकलें, अपने गली मोहल्ले, माशरे, सोसाइटी में जाएं, उससे आगे निकलें, यूनिवर्सिटी में आए, उससे आगे निकलें, प्रोफेशन में जाएं, जॉब करने जाएं, सब जगह पे ये कोर्स काम आएगा। जो जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ वो अभी 1 मिनट बाद से काम आनी शुरू हो जाएंगी, इसकी गारंटी है आपके सामने।
तो ये कोर्स आपकी प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि इसका एक CLO लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम पे मैप किया गया है, जिससे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इस कोर्स को प्रोफेशनली पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तो ये कोर्स आप मेरी बात याद रखिएगा कि आगे जाके सबसे ज़्यादा काम आने वाला एक कोर्स है। मैं इनफैक्ट मुझे MBA किए हुए इतने साल हो गए, मैंने MBA में ये कोर्स पढ़ा था और आज भी मुझे उन टीचर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये कोर्स मुझे पढ़ाया और उन्होंने तकरीबन बुक के सारे चैप्टर्स पढ़ाए थे। और ये वही बुक है क्योंकि यही बुक फॉलो होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और HSC की रिकमेंडेड बुक भी है। ठीक है, तो ये कोर्स मेरा आज तक काम आ रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को देखने का जाविया बदल जाता है अगर थोड़ा सा आप हट के सोचेंगे ना, तो ये आप देखें। एनीवेज, अब देखें आपके सामने मजीद है। टर्मिनल वैल्यूज़ की हम बात कर चुके हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ ये हैं। यूनियन मेंबर्स, एक्टिविस्ट, आपको पता होगा डिफरेंट यूनियंस होती हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, उसमें फैमिली, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ये चीज़ें, इन चीज़ों पे बात की जाती है। इसी तरीके से एक्टिविस्ट, कुछ जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपको काफ़ी एक्टिविस्ट लोग मिलेंगे जो कि काफ़ी जो है वो रेडिकल टाइप के होंगे, और जैसे झंडे लगाना या वो इस टाइप की चीज़ें करना, यानी जो भी एक वर्कर का काम होता है, किसी कारकुन का काम होता है, तो वहाँ पे आप देखो वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलेंगी और आपको यही चीज़ें वहाँ पे चाहिए होंगी। ठीक है, और अगेन वही बात, ये देखो ये इतनी सोर्स स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने है कि ये जो चीज़ ली गई है, ये WC वाशिंगटन, फेडरिक, और जहाँ जहाँ से ली गई है उसके जर्नल का नाम, उसकी साइटेशन, पेज नंबर तक यहाँ पे मेंशन है कि ये चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ाई जा रही हैं, बिकॉज इट्स अ रिसर्च बेस्ड कोर्स आल्सो। तो जो चीज़ जहाँ से ली गई है उसकी सोर्स इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने है। और मैं फिर आपसे कहूँगा, एनकरेज करूँगा कि बुक ज़रूर देख लें एक बार सेमेस्टर में, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगा। इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये देखें, वैल्यूज, लॉयल्टी एंड एथिकल बिहेवियर, ये स्लाइड हम और ले लेते हैं। एथिकल वैल्यूज एंड बिहेवियर्स ऑफ लीडर्स। अब यहाँ से हम लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। हम वैसे लीडर को तो डिस्कस करते रहे वक्तन फ़वक्तन थ्रू आउट द कोर्स, लेकिन अब हम देख रहे हैं, देखिए ये एक पैरामिड बना हुआ है और ये आपको बता रहा है, एरो का निशान यानी ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं। इथिकल वैल्यूज एंड बिहेवियर्स ऑफ लीडर। अब लीडर के पास एक इथिकल वैल्यूज भी होनी चाहिए। वैल्यू हम देख चुके हैं क्या होती हैं। इथिकल वैल्यूज भी मैंने आपको बताया, रिलीजियस वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, और इस तरीके से इथिकल वैल्यू का नाम भी मैं पहले ले चुका था, देखें वो आ गई है कि इथिकल वैल्यूज है। और बिहेवियर क्या होना चाहिए लीडर का। जाहिर बात है कि वैल्यूज जो है वो बिहेवियर पे असरअंदाज होती हैं, और ये बिहेवियर डिटरमिन करता है कि आपकी क्या वैल्यू है। एक मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो जाहिल है, वो जाहिल तरीके से बात करेगा, तो वो उसके बोलने से के तरीके से या उसके बिहेवियर से ये पता लग जाएगा कि यार इसकी क्या वैल्यूज़ है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, जो पैरामिड है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है बिहेवियर, फिर आपका एटीट्यूड वगैरह वगैरह, और फिर वैल्यूज़ पे जाता है। वैल्यूज़ बेटा जब एक बार बन जाती हैं तो बहुत मुश्किल से चेंज होती हैं या फिर नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज़ के अंदर भी जैसे बताया कि कई दूसरी किस्म की वैल्यूज़ होती हैं, उसमें से एक एथिकल वैल्यूज़, यानी कि आपने अखलाकी तकाज़े पूरे करने। एथिकल वैल्यूज़ का मतलब है कि अखलाकियात के दायरे से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कि एक लीडर है, उसकी जो अच्छी एथिकल वैल्यूज़ होंगी तो ऑब्वियसली उसके बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करेंगी और उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा। फाइनली वो एथिकल क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन को बनाएगा, यानी कि एक अच्छे क्लाइमेट को बनाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि आगे जाके दूसरी स्लाइड आ रही हैं। सही है, तो इस वक्त हम 227 स्लाइड्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो यहाँ तक हम रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर स्टार्ट करेंगे ये। और यहाँ तक मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, कोर्स को साथ साथ लेके चलें। आखिर में इतनी सारी वीडियोस जो मैं अपलोड करता रहता हूँ यूट्यूब पे, वो इतनी सारी हो जाएंगी कि फिर आपसे ये नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले कि कोर्स आपसे डाइजेस्ट ना हो, आप इसको कैरी आउट करते रहें साथ साथ। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।